करते हैं। चलिए, तो आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अध्याय 1 जीव प्रकरण एवं पोषण जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या रहेगा आपका एमसीक्यू रहने वाला है। तो एमसीक्यू सभी लोग करने चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए यस नो। जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो बच्चा पेपर देने वाला है उनके लिए जी सभी लोग रेडी हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, जल्दी से जवाब देंगे मुझे फटाफट अंदाजों में। कि वह जीव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं या इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कि ये प्रकरण जिनके द्वारा जीवो द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे जो हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, श्वसन कहते हैं या पोषण कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं या उत्जैनशीलता कहते हैं। इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे जल्दी से, कितने जल्दी जो है आंसर आप शेयर, हमारा कितना, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वसन। गुड, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। ऐसे ही आंसर देंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो है बिल्कुल ही टॉप कर जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अगर मैं आप लोग करा रहा हूं उतना क्वेश्चन पे अगर आपका कंसेप्ट रहेगा तो 101% जो है आप लोग एग्जाम में अच्छा कर जाइएगा। तो एकदम बोर्ड मॉडल सभी क्वेश्चन है और जो बोर्ड में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है हिंदी में क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को जो ऑलरेडी इंग्लिश में क्वेश्चन नोट करा दिया गया है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। यानी कि जो आपके पास पौधा है, ये सपोज मानिए कि यह आपके पास पौधा है और इस पौधे का जो है स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, किधर से किधर होता है। तो ताना से पत्ती की ओर होता है, या आपके पास ताना से जड़ की ओर होता है, या जड़ से ताना की ओर होता है, या अधिक संदरता वाले भागों से कम संदरता वाले भाग में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। इसका आंसर जो है आपको है ना, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर की ओर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक संदरता वाले भाग से कम संदरता वाले भाग की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट को जो है आप आसानी से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशी यानी कि हमारी मसल्स में क्रेप या तकलीफ क्यों होता है। आप समझ रहे हैं कि अगर हम ज्यादा दौड़ेंगे, ज्यादा अगर हम दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या होती है, खिंचाव होती है। अगर ज्यादा दूर हम जंप लगाते हैं, नजदीक से दूर की ओर जंप लगाते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में क्या होती है, खिंचाव होती है, यानी कि मांसपेशियों में हमारी दर्द होती है। तो किसके वजह से जो है हमारी मांसपेशियों में जो है दर्द होती है, यानी इथेनॉल के संचयन के कारण होती है, या दूसरा जो है ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ऊर्जा की कमी के कारण होती है, या अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है जिसकी वजह से होती है, या CO2 का संचयन होता है। तो यहाँ जो है किसकी वजह से जो है हमारे ज्यादा दौड़ने से या चलने से मांसपेशियों में तकलीफ उत्पन्न होती है, हम अच्छे से चल नहीं पाते हैं, हम अच्छे से दौड़ नहीं पाते हैं, किसकी वजह से। तो आपके सामने ऑप्शन कि हमारे मांसपेशियों में खिंचाव किसकी वजह से होता है, जो तकलीफ होती है, तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है जिसके वजह से हमारी मांसपेशियों में जो है खिंचाव उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, गुड, सभी को मेरे ओर से मैं बोलूंगा गुड। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान देंगे हम कि 4 नंबर क्या है। बहुत है कि जाइलम क्या है, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब जाइलम के बारे में जानते होंगे, एक पौधे में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है। तो यहाँ बोला गया है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो यह क्या मृत कोशिकाएं होती है, या आपके सामने यह जीवित कोशिकाएं होती है, या यह जो है कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा कि जाइलम
और फ्लोएम। अगर यह चीज आपको याद होगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है, इस चीज को याद है। तो यहाँ पूछा गया है सिर्फ आपसे क्या, जाइलम का। तो जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, आंसर जो है आपको दे देना है। यह जो होती है जाइलम, कभी जीवित तथा कभी मृत कोशिकाएं होती है। अरे भाई, जब कभी जिंदा रहेगी कभी मर जाएगी तो ये तो काम करेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे गए हैं, इनमें से कोई नहीं तो चलो भाई इसका तो जवाब ही नहीं है, लेकिन दोनों में से एक ही यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। लेकिन किसी ने जीवित कोशिकाओं पे जो है क्लिक नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे, 2 बच्चे जो है हमारे, उन्होंने आंसर दिया है कि सर एक कोशिका जो होती है मृत कोशिका होती है। बहुत बड़ा है। जाइलम कौन सी कोशिका होती है, तो जाइलम मृत कोशिका होती है, यानी कि डेथ सेल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। सागर अब दे रहे हैं, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, क्या है इंग्लिश, इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश क्या होता है हाँ, तो क्या है, स्वाद कलिका पाई जाती है। तो स्वाद कलिका किस पे पाई जाती है, तो यहाँ जो है आपके सामने दिया गया है अग्राशय के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, या ऑप्शन बी दिया गया है आपके पास जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, या अग्रचर्वक पर पाई जाती है, या ग्रासनी के भीतर पाई जाती है। तो स्वाद कलिका जो है हमारा, तो जानते हैं आप सभी जानते हैं कि स्वाद कलिका जो है हमारी जीभ पे होती है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी जीभ पर जो है स्वाद कलिका होती है। लेकिन जीभ के कहाँ पे होती है, अंदरी भाग में होती है या यह ऊपरी भाग पे होती है, ये आप सभी लोग जानते होंगे ये कहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ बोला गया ग्रसनली के भीतरी दीवार पे होती है, या अग्रचर्वक पे पाई जाती है, या अग्नाशय के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, या जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह एकदम आंसर जो है आपका बिल्कुल ही सही आया है, इसमें 2 राय नहीं है, बिल्कुल ही सही आया है कि स्वाद कलिकाएं जो होती है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। उसे ही हम, जब हमारे ऊपरी जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, तभी हम किसी भी वस्तु सामग्री को खाते हैं तो उसका टेस्ट का पता चल जाता है। तो यह स्वाद कलिकाओं की वजह से ही पता चलता है कि हमारे जीभ में जो हम खाना खा रहे हैं वह कौन सा खाना खा रहे हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वायोसर्जन का महत्व क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन समझा, सुना था आपने, यहां दिया गया है वायोसर्जन का महत्व क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है कि जल स्तंभ का अनुरक्षण बनाए रखना, सेकंड है कि पौधे के तापमान संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी है जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करने में, और इनमें से सभी में। तो क्या आपका आंसर होगा, आप मुझे आंसर करेंगे कि वायोत्सर्जन का महत्व क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जल स्तंभ का अनुसरण बनाए रखने में कार्य करता है, या पौधे के तापमान संतुलन बनाए में रखने में कार्य करता है, जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या, और बहुत मजेदार क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है। श्वास नली और ट्रेकिया, इस चीज को याद रखिएगा कि श्वास नली और ट्रेकिया की बात की जा रही है। तो क्या होगा आपका कि निम्नलिखित में से श्वास नली यहां से खुलती है, ट्रेकिया आपके बगल में, श्वास नली के बगल में ट्रेकिया होती है, क्या सही है। यह रक्त से भरी होती है, दूसरा ऑप्शन है खाली तथा वायु से भरी होती है, तीसरा ऑप्शन खलित या रक्त से भरी होती है, इनमें से किसी में नहीं होती है। तो श्वास नली और ट्रेकिया जो है किससे भरी हुई होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर शेयर करें। चलिए, आयुष ने आंसर इसका सही दिया है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहां लगा दिए हैं खलित तथा रक्त से भरी होती है, या जो है श्वास नली
आपकी जो है रक्त से भरी होती है। मेरे बच्चों, मेरे ध्यान मेरी बातों को देंगे कि यह श्वास नली आपकी रक्त से भरी होती है। अगर रक्त से भरी होगी तो आप सांस ले पाइएगा क्या? अगर रक्त आपके श्वास नली में भरी होगी तो आप श्वास ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं ले सकते हैं। अब कैसे जो है इस पे आप चले गए भाई? कैसे इस पे चले गए कि सक्लित रक्त से भरी होती है? कैसे आप श्वास नली में रक्त को भर दीजिएगा भाई? आपके किसी भी, अगर आपके जो ब्लड वाली नसें हैं, अगर इसमें जो ओवरफ्लो हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाती है, आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। और आप ब्लड लेकर, खून लेकर पूरे शरीर में सांस लेने की क्रिया कर सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, कि वायु से भरी होती है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है, ऑक्सीजन को लेना होता है। तो आप जो है वायु से भर सकती है ना, कि ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हम ग्रहण करेंगे, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो वायु ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग सीखने के लिए यहाँ हैं। कुछ आप बोलिएगा तो हम सीखेंगे, हम कुछ बोलेंगे तो आप सीखेंगे। जीवन भर हमें सीखना होता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो चलिए, तो अभी तो आप 10th में हैं ना, अभी पूरी उम्र बाकी है सीखने को। पढ़ना, पढ़ाना और सीखना, सिखाना, ये 4 चीज हमेशा जीवन भर लगा रहता है। क्या इस चीज को याद रखेगा? पढ़ना, पढ़ाना, सीखना और सिखाना, ये जीवन प्रत्यन्न है, ये चलने वाली क्रियाएं हैं। हाँ, मेरी बात खराब लगेगी, ओके कोई बात नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। त्रिदली कपाट कहां अवस्थित होता है? त्रिदली कपाट कहां अवस्थित होता है? यहां दिया गया है आपके पास ऑप्शन दाया आलिंद नीलय छिद्र में, बाया आलिंद नीलय छिद्र में, या फुफ्फुस चाप में, या दाई और बाई फुफ्फुस धमनी में। यह जो है त्रिदलीय कपाट कहां अवस्थित होती है? आंसर जो है आपको देना है। क्या दे सकते हैं आप मुझे आंसर? उनका आंसर जो है रॉन्ग है, सी और डी बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा कि त्रिदलीय कपाट कहां अवस्थित होता है? तो दाया आलिंद निलय पर अवस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन संख्या 9 जो है आपके सामने है, और इस 9 नंबर क्वेश्चन को आपको करना है। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक होता है? आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ अगर शरीर से हमारे बाहर ना निकलेंगे तो आपको जो है क्या हो जाएगा? तो यहां बोला गया क्योंकि यह विषाक्त होते हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह अनावश्यक होते हैं, इनमें से सभी सही है। तो इसका आंसर जो है क्या हो सकता है कि उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर से निकलना जरूरी होता है। आप जानते होंगे कि पसीना यह क्या है? एक उत्सर्जित पदार्थ है, इसे शरीर से निकलना जरूरी होता है। मलमूत्र भी हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित पदार्थ है। तो यही बोला गया है कि क्योंकि यह विषाक्त होते हैं, और दूसरा ऑप्शन बोला है क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो चलिए भाई, मलमूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो यूरिया शरीर में हमारा रहेगा तो हानिकारक ही पहुंचाएगा, क्योंकि यह अनावश्यक होते हैं। यह हमारे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है, उत्सर्जित पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी नहीं होते हैं, कोई भी उपयोगी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन को हम समझ लेंगे तो आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, और कभी भी जो है आप नहीं भूल पाइएगा ना, आप कभी भी क्वेश्चन को भूल नहीं पाइएगा। जो मैं बात बोलूंगा आपके कानों पे डायरेक्ट जाएगा, और जब कानों में जाएगा तो आवाज तो होगी ना आपको, और जब आवाज होगी तो आप बहुत दिनों तक याद रखिएगा। जैसे कोई भी गाना निकलता है, सॉन्ग कोई भी आता है, आप उसे एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, वो सॉन्ग जो है आपको याद हो जाता है। क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि डायरेक्ट हमारी कान मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, और कान की आवाज जो है डायरेक्ट मस्तिष्क में जाती है और मेमोरी में जाकर जो है स्टॉक हो जाती है। हम कभी भी पढ़े
तो आप जब भी पढ़िएगा एक चीज को याद करिएगा, जब भी क्वेश्चन को आप याद करिएगा तो अब बोलिएगा कि सर अब थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर बोलिएगा तो समझाऊंगा, अन्यथा नहीं समझाऊंगा। आप जैसे भी बोलिए कि हाँ सर मैं बता दूं, आपको बता दूं, तो बोलिए कि हाँ सर बता दो। अगर नहीं आपको चाहिए कि सर कोई जरूरत नहीं है आपकी प्रवचन, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ चलो मैं बता देता हूं। देखो याद करो कभी भी जब आप याद करने बैठो, जैसे साइंस ही याद करना है, जैसे मान लो कि जीव प्रकरण ही हमें याद करना है, हम पढ़ रहे हैं अभी जीव प्रकरण, हमें जीव प्रकरण का डिफिनेशन याद करना है, तो हम अपने मुंह में याद नहीं करेंगे, ऐसे आपको याद नहीं करना है। आपको कैसे याद करना है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जीव प्रकरण करते हैं। यानी कि आपकी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए, आपकी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए, और वह ऐसी आवाज होनी चाहिए जो एकदम पूरा क्लियर जो है आपके कान तक पहुंच सके। बात समझ लिए? आपके कान तक जो है आवाज यह पहुंचेगी, डायरेक्ट आपकी दिमाग में जाएगी, और यह मेमोरी जो है आपके दिमाग में, वह मेमोरी में जाकर जो है स्टॉक हो जाएगी, और उसे जब सेकेंड टर्म में जब पढ़िएगा तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसे एक बार देखिएगा तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। तो देखिए पढ़ाई को कभी भी बोझ लेकर आप पढ़ते हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आप एक ही चीज सोचिए कि हाँ यह चीज मुझसे याद हो जाएगा, मैं याद कर लूंगा, तो याद हो जाएगा। अगर बोलेगा बाप रे बाप मेरे से तो ये मैथ बनेगा ही नहीं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? अरे भाई बनेगा क्यों नहीं, इस पे आप संघर्ष करिए, यह क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा 101%। अब डर जाइएगा तो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी याद आप करिए तो कान में आपकी बात जानी चाहिए, वही याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कि रक्त का तरल संयोजित उत्तक क्योंकि क्या होता है कि यह जो है एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन बी अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। ऑप्शन सी यह हृदय एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ऑप्शन डी यह प्लाज्मा एवं कणिकाओं से बना हुआ होता है। तो तरल रक्त जो है तरल संयोजित उत्तक है क्योंकि क्या, तो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। रक्त जो है तरल संयोजित उत्तक है, यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, आपने सही दिया। अपने प्रवाह के दौरान शरीर के कभी ऊतकों एवं संयोजन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ब्रिक किस स्थान पर अवस्थित होता है। ब्रिक जो है कहां पे अवस्थित होता है? ब्रिक यानी समझ सकते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, यह किस स्थान पे अवस्थित होता है? तो वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल या कोषुदंड के दोनों ओर। दूसरा दिया गया उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर केशुदंड के दोनों ओर। उदर गुहा के पृष्ठीय तल केशुदंड की बाईं ओर, और वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल केशुदंड की बाईं ओर। यह कहां जो है स्थित होता है मानव का ब्रिक? यही आंसर जो है आपको देना है। आंसर जो है शेयर करेंगे आप लोगों से फटाफट अंदाजों में। चलिए श्रेया ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया कि आपका आंसर सही आया है। 12 यह क्या बोला कि अमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है। यानी अमाशय के भीतर दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर जो है बना हुआ रहता है। तो यहां दिया है सकलाभ के एपिथियम कोशिकाओं के द्वारा, क्यूवाइड एपिथियस की कोशिकाओं के द्वारा, पक्षम एपिथिलियस की कोशिकाओं के द्वारा, स्तनकार एपिथिलियम कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका आंसर रहता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अनुपम ने भी आंसर इसका दिया है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर होगा स्तनकार एपिडिक्स कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 13 देखेंगे कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? कि वक्ष गुहा से संकुचित हो जाता है। दूसरा है कि वक्ष गुहा फैल जाता है। तीसरा ऑप्शन है फेफड़े से हवा बाहर निकलने लगता है। इनमें कुछ नहीं होता है।
तो श्वसन के दौरान पसलिया के बीच पेशियां के संकुचित होती है, तब जो है क्या क्रिया होती है? तो क्या, चलिए आंसर शेयर करें फटाफट अंदाजों में। इसका आंसर जो है क्या होगा कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे ने जो है इसका आंसर दिया है कि वक्ष गुहा संकुचित हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है कि फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है। तो जब फेफड़े से हवा बाहर निकलेगी बेटा, तो क्या होगा कि आप सांस लेने की क्रियाओं को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि श्वेत रक्त यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, कणिकाओं में संबंध निम्नलिखित में से किसका कथन सत्य है? आरबीसी यानी श्वेत रक्त, श्वेत, हाँ, तो यह अनियमित आकार की होती है, केंद्रक युक्त होती है, इसमें हेलोजन वर्णक का अभाव होता है, इनमें सभी होते हैं। तो इसका आंसर जो है आप पोल के माध्यम से हम मुझे देंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अरे श्वेत यार, WBC न होता है श्वेत का। इसका आंसर शेयर करेंगे मुझे, क्या होगा? आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 15 है कि मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? अब देखे हैं कि हमारे में से, आप में से किसी में क्या होती है, सूंघने की शक्ति कम होती है और किसी में अत्यधिक होती है। अब कहीं पे खाना बन रहा है कोई भी चीज, तो आप तुरंत उसे महक कर पता कर लेते हैं कि यहाँ यह चीज बन रहा है, और आपके साथ आपके फ्रेंड कोई भी है, उसे जो है वह सुगंध आती ही नहीं, तो वह उस चीज को पता नहीं कर पाते। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसके वजह से जो है सूंघने की शक्ति जो है कम होती है, यानी मनुष्य में जो है निम्न स्तनधारियों में अपेक्षा सूंघने की शक्ति कम क्यों होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि नासिक वृष्ण की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, या बोला गया कि दोनों नासिक वृष्ण नासा पटिकाणु द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, मिलान होते हैं, घर्ण क्षेत्र के अत्यधिक बड़ा होता है, या घर्ण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। क्या कारण ऐसा होता है? आपको पोल जो है शेयर करेंगे कि क्या होता है ऐसा, कि दोनों नासिक वृष्ण नासा पटिकाणु के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। पृथक मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, अलग अलग होना। हाँ जी, बिल्कुल आपका आंसर जो है सही है कि इन दोनों की क्रियाओं जो होती है क्या होती है? अलग अलग होती है, इसलिए जो है उनमें सूंघने की शक्ति जो है कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 16 है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस मशीन समझते होंगे आप, डायलिसिस मशीन के बारे में आप जानते हैं? यस नो? डायलिसिस मशीन के बारे में जानते हैं? यस नो में मुझे जवाब दे दे। अगर डायलिसिस मशीन के बारे में जानते होंगे तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायलिसिस मशीन के बारे में जानते हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ, चले कोई बात नहीं है। तो डायलिसिस मशीन के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं। ठीक है, डायलिसिस मशीन के बारे में हम जिक्र थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ पोल दे दें, चलिए भाई पोल ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है। यह डायलिसिस मशीन होता है कि हमारे ब्रिक जब खराब हो जाते हैं तो अशुद्ध रक्त जो है शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और शुद्ध रक्त जो है उसमें प्रवेश कराए जाते हैं। उसी क्रिया को जो हम कहते हैं क्या? डायलिसिस, या ब्रिक से संबंधित होता है। ओके, तो किस तरह का कार्य करता है? तो कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम ब्रिक का या कृत्रिम ग्रंथि का। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। चलिए, किसी ने जवाब दिया है कि इसका आंसर सोर कृत्रिम ब्रिक का, और किसी ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम ब्रिक का।
क्योंकि दोनों का मतलब एक ही बन रहा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे टाइप हुए हैं। ऑप्शन दोनों क्या हुए हैं, एक ही जैसे हुआ है, कृत्रिम ब्रिक और कृत्रिम ब्रिक। यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा बी भी होगा और ऑप्शन हमारा सी भी होगा, सही बिल्कुल। ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 17 देखेंगे कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है। हाँ, तो मनुष्य का आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर या 1 से 2 सेंटीमीटर कितनी होती है। आपको आंसर जो है देना है, कितनी होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो है कितनी होती है। जी हाँ, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है, बच्चे ने आंसर दिया है कि सर 2 से 4 मीटर होती है। जी बिल्कुल आपका गलत है, 2 से 4 मीटर मनुष्य की आहार नाल की लंबाई थोड़ी ना होती है। और किसी ने आंसर दिया है कि 1 से 2 मीटर होती है। अरे नहीं, इसका आंसर होता है 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर की होती है। ये जो सबसे लंबी नलिकाएं होती है हमारे शरीर की, सबसे लंबी नलिकाएं कौन सी होती है, आहार नाल की होती है, जो 8 से 10 मीटर की होती है। इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी नलिकाएं किसकी होती है, तो आहार नाल की होती है। ठीक है, अब आप लोगों को आपके सामने जो है 18 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जगह जल में रहता है, किस तरह के जल में रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप दिल्ली से हैं या किसी भी शहर में रहते हैं आप, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश गर्मी में जो है डेंगू हो जाता है सभी। जैसे अभी कोरोना आया था, उसी प्रकार जो है डेंगू होता है दिल्ली में हमेशा। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस जल में होते हैं। सर लेट हो गया। अनुभव, इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर करोगे कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं। देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में बिल्कुल ही नहीं होता है। आपने गंदा जल पे क्लिक किया है, बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके बाद किसी ने दिया है कि खरा जल में होता है। क्या खरा जल में होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। मृदु जलीय, बिल्कुल ही नहीं होता है। यह डेंगू जो होता है मच्छर कहाँ उत्पन्न होता है, तो यह आपका जो है किसमें होता है, साफ जल में उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे कि आपके यहाँ अगर कूलर लगा है, तो कूलर में रोज रोज हम बोलते थे, डॉक्टर भी सलाह देता है और सरकार भी हमें ये चीज बताती है कि जब आप कूलर यूज करें तो रोज पानी को बदल दे, क्योंकि इसी पानी में जो है जहां साफ पानी इकट्ठा होगा वहीं पे जो है डेंगू मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं। डेंगू मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, साफ जल में जो है यह उत्पन्न होते हैं। तो जहां पानी का साफ जल इकट्ठा होगा वहीं पे मच्छर जो है उत्पन्न होंगे। तो अगर आप कूलर यूज करते होंगे तो प्रत्येक दिन एवरीडे जो है आप पानी को, रात को जो है उसमें पानी डाल दीजिए, रात भर आराम से चैन की नींद सोइए और सुबह जब उठिए तो उस पानी को खाली करके छोड़ दीजिए। अगर दिन में भी कूलर अगर आपको चलाना है तो उस रात वाले पानी को फेंक दीजिए, फिर नया पानी उसमें डालिए और फिर चलाइए और फिर नेक्स्ट शाम को पानी को बदल दीजिए। ऐसे करिएगा तो आपको डेंगू की बीमारी नहीं होगी। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है कहाँ पे होती है, तो उसे जो है नेफ्रॉन के द्वारा होती है या न्यूरॉन के द्वारा होती है या माइक्रोकांडिया की वजह से होती है, इनमें से किसी की वजह से नहीं होती। यह तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पे होती है। जो है बड़ा मतलब दिक्कत आप लोग को होता है। अरे डायलिसिस मैंने बोला, डायलिसिस के बारे में बताया जा रहा है, तो डायलिसिस कहाँ पे होता है, किसके साथ होता है, तो मानव ब्रिक के साथ होता है। मानव ब्रिक के साथ जो है डायलिसिस सिस्टम होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि डायलिसिस सिस्टम मानव ब्रिक को, तो डायलिसिस सिस्टम जो है मानव ब्रिक, ब्रिक को हम क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, और किडनी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन आपके सामने, यहाँ नेफ्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या दिक्कत आ गई आपको, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑक्सीजन का वाहक यानी कि आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन कौन लेता है,
तो WBC लेता है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं लेता है, या लसिका लेता है, या RBC लेता है, इनमें से कोई नहीं लेता है। तो आपके सामने या तो तीन ही ऑप्शन है, WBC या लसिका, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या, RBC लैंफ। ठीक है, तो WBC लैंफ या आपका हो सकता है RBC। ये तीनों में से एक ही आंसर होगा आपका कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो बिल्कुल जो है आपको घबराना नहीं है, आंसर जो है आपको दे देना है कि क्या आपका WBC कहां पे मौजूद होता है, जहां आपकी जोड़ होती है। जैसे यहाँ पे कलाई में जो है जोड़ है, ये उंगली में यहाँ पे जोड़ है, या देखिए यहाँ पे मुड़ रहा है, आपका घुटना मुड़ता है, कमर मुड़ता है, गर्दन मुड़ता है, यहाँ सभी जगह क्या होगा, WBC होता है। और RBC जो होता है वो आपके पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर में जो है यह भ्रमण क्रिया करता है RBC। और RBC ही जो है ऑक्सीजन का वाहक है। RBC ही क्या है, ऑक्सीजन का जो है वाहक है, क्योंकि यह जो है मौजूद होता है और RBC ही आपके फेफड़े में लेके जाता है, फुफ्फुस नलिकाओं से होते हुए फेफड़े में जाता है, और फेफड़े के दौरान से जो है महाधमनी शिरा से होते हुए बाहर की ओर आता है। यानी कि जितने भी ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में गए, और जो भी ऑक्सीजन शरीर में गए, जो हमारे शरीर में गंदगी पदार्थ जो है बन रहा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड के तौर से बाहर की ओर निकल जाता है। तो RBC जो होता है क्या होता है, या ऑक्सीजन का वाहक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 21 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। सांस की बीमारी होती है, सांस की बीमारी जो है इनमें से कौन सी हो सकती है। तो यहाँ जो है डायरिया दिया गया है, उसके बाद टीबी दिया गया है, नमोनिया दिया गया है, BC दोनों दिया गया है, B और C दोनों दिया गया है। तो इसका आंसर जो है क्या दे सकते, लेकिन इसका आंसर जो है आप लोग बहुत गलती किए हैं। देखिए डायरिया की बीमारी क्या होती है, पहले आप जान लीजिए डायरिया की बीमारी। डायरिया क्या है, तो डायरिया में क्या होता है कि आपका पेट खराब हो जाता है। पहली बात जानेंगे कि डायरिया में आपकी पेट खराब होती है, पतला जो है पैखाना होता है, यानी पतला जो है आपका दस्त होगा, उसके साथ में जो है लगातार आपकी उल्टी होती है, और पेट में क्या होती है, दर्द होती है, यानी कि पेट में ऐसे दर्द होता है लगता है मोरोर हो रहा है। ठीक है, तो डायरिया के लक्षण आप जान लीजिए कि पतला दस्त होना, उल्टी होना, और पेट में मरोड़ उत्पन्न होना। तो ये श्वसन से तो बिल्कुल ही नहीं है, क्लियर हो गए। उसके बाद टीबी, जी टीबी जो है यह श्वसन संबंधित बीमारी होती है। क्यों होती है टीबी, तो टीबी जो है यह टीबी जो है फेफड़ा में ज्यादातर देखने को मिलता है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा संबंधित बीमारी, अगर फेफड़ा में आपका ऑक्सीजन ही न जाए तो बताइए ना भाई, आप जीवित रहिएगा, बिल्कुल ही नहीं, मर जाइएगा। तो फेफड़ा में क्या आता है, श्वसन आता है, क्योंकि जो हम सांस लिए कहाँ आया, फेफड़े में, फिर हमने छोड़ा फेफड़े से बाहर गया। तो सांस जो है हमारा फुफ्फुस नालिका से होती हुई फेफड़े में जाती है, तो फेफड़ा में श्वसन संबंधित बीमारी हो गया आपका टीबी है। न्यूमोनिया जो है किससे होता है, तो न्यूमोनिया जो है सबसे छोटे बच्चे यानी 0 से लेकर 5 ईयर तक। आप याद रखिएगा कि न्यूमोनिया की बीमारी कब कब होती है, तो 0 से 5 ईयर तक। आज बच्चा पैदा हुआ उसे भी जो है न्यूमोनिया हो सकता है, और यह न्यूमोनिया अगर 0 मंथ में हुआ है, या 2 दिन में हुआ है, 3 दिन में हुआ है, 1 महीना पे हुआ है, 2 साल पे हुआ है, तो उसको 5 साल तक यानी कि 5 साल तक जो है उसे संभाल कर रखना होता है, क्योंकि यह श्वसन संबंधित बीमारी होती है। जब यह न्यूमोनिया किसी बच्चों को पकड़ता है तो क्या ऐसी क्रियाएं होती है कि सांस जब लेता है ऐसे लेता, देखिए बहुत मतलब फास्ट सर्विस, उसका सांस का श्वसन तेज हो जाता है, और गला जो है तो उसके आवाज आती है घर घर ऐसे होती है। तो क्या ऐसी बीमारी यह हो गया न्यूमोनिया आपका श्वसन संबंधित बीमारी, या क्या हो जाएगा, श्वसन संबंधित बीमारी भी जो है न्यूमोनिया होता है, ये छोटे बच्चे को होता है। और यह बच्चा को जिस भी पकड़ता है उसे बिल्कुल देखभाल आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो यह चीज जो है प्रोसेस होता है, ओके। अब जो है हम आगे के चलेंगे प्रोसेस पे, तो इसका आंसर आपने बिल्कुल समझ लिया होगा कि बी और सी, ओके। इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आप चयन कर सकते हैं। बोला गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, यहां पे दिया गया है लाड़ ग्रंथि, आमाशय की ग्रंथि, यकृत की ग्रंथि, या थायराइड की ग्रंथि। अब जानेंगे कि लाड़ ग्रंथि तो जानते हैं कि आपके मुंह में लाड़ ग्रंथि होती है, आमाशय आपकी पेट में मौजूद होती है, यकृत भी आपके लीवर, और थायराइड जो है आपका गर्दन पे होता है। लेकिन यहां बोला गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी कौन सी होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका आंसर जो है, आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ही गलत है कि आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी है, तो यकृत की है, यानी लीवर ही है सबसे बड़ी
ग्रंथि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अंतर्गत आता है? गोबर छाता आपने देखा होगा, बिल्कुल यूं ऐसा होता है, छत्ती जैसा देखा होगा आपने, ज्यादातर पेड़ के नीचे जो है मौजूद देखने को मिलेगा। तो गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के अंतर्गत, मृतजीवी के अंतर्गत, प्राणिक के अंतर्गत या स्वपोषी के अंतर्गत? कार्बनिक तथा अकार्बनिक घुलित पदार्थों के द्वारा जो है यह भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे ही हम कहते हैं क्या? मृतजीवी पोषण। उदाहरण के लिए जो है आपका होता है गोबर छाता, गोबर छाता, इस चीज याद रखिए, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया जो भी होते हैं सभी क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। यह शरीर में जो है किसी न किसी रूप से कार्बनिक तथा अकार्बनिक रूप से और शरीर में घुलित पदार्थों के द्वारा जो है अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे जो है हम कहते हैं क्या? मृतजीवी पोषण। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 24 नंबर, कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? आपके मुंह में जो है कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? यह तो चीज आपको याद ही होगा, एकदम याद। इतना छोटा आंसर आपने जवाब नहीं दिया। किसी ने जवाब दिया है कि सर 2 जोड़ी होती है। अरे 2 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां नहीं पाई जाती है आपके मुख में। आपके मुख में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपके बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ओके, हाँ जी। चलेंगे जो है 25 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि फेफड़े का आकार होता है, तो फेफड़े का आकार जो है कैसा होता है? क्या फेफड़ा का आकार गोला होता है, या शंकुकार होता है, या बेलनाकार होता है, या अंडाकार होता है? कैसा होता है आपका फेफड़े का आकार? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके फेफड़े की आकार कैसी होती है, क्योंकि कुछ आंसर दीजिए, कुछ भी बोलिए, यस नो में जवाब दीजिए कि क्या होता है, कि फेफड़े का आकार जो है कैसा होता है? गोलाकार होता है, या आपका वह शंकाकार होता है, या बेलनाकार होता है, या अंडाकार होता है? कैसा होता है? कोई जवाब नहीं दिया, जब तक पोल का टाइम खत्म नहीं होगा तब तक मैं आंसर नहीं दूंगा। जी बिल्कुल ही आपका कैसा होता है? आपने शंकु पढ़ा है क्या? शंकु जो है ऐसा होता है, ऐसा होता है। और फेफड़ा जो है आपका इसी आकार का होता है, यानी कि शंकाकार होता है। फेफड़ा कैसा होता है? तो बिल्कुल शंकाकार होता है। शंकु आपने पढ़ा हुआ, बेलन, शंकु, गोला, इसी आकार का जो है यह आपका फेफड़ा होता है। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवाहक ऊतक के रूप में क्या पाए जाते हैं? आपको आंसर देना है कि एपिडिडमिस पाए जाते हैं, या जाइलम पाए जाते हैं, या फ्लोएम पाए जाते हैं। संवाहक ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, ठीक है, संवहन ऊतक जो है किसमें पाए जाते हैं? आपको आंसर जो है शेयर करना है, या आपका आंसर जो है क्या होगा कि संवहन ऊतक जो है किसमें पाए जाते हैं? फटाफट अंदाजों में जो है आंसर को शेयर करें कि संवहक ऊतक किसमें जाए। जी अनुभव ने जी है बिल्कुल ही आंसर सही दिया है, जी बिल्कुल बढ़िया आपने आंसर दिया है, बहुत हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है? संवाहक ऊतक पाए जाते हैं, यह पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है। चलेंगे जो है हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो है उत्सर्जित पदार्थ जो है क्या होता है? कि अमोनिया होता है, या यूरिया होता है, या यूरिक अम्ल होता है, या इम्यूनो अम्ल होता है? क्या होता है में मछलियों में उत्सर्जित? हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन मछलियों में भी जो है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। वह क्या होते हैं? आपको जो है आंसर शेयर करना है, तो आंसर जो है आप जल्दी से शेयर करेंगे फटाफट। अंदर क्या होगा आंसर? आप फास्ट करेंगे। जी बहुत सारे बच्चे का जवाब आया है ऑप्शन नंबर सी, यूरिक अम्ल। लेकिन मैं बोलूं कि अमोनिया होता है तो क्या गलत होगा क्या मेरा? बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया ही होता है, अमोनिया ही होता है। आपका मछलियों को उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया ही होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है? 90/60, 120/80, 120/80, या 140/160? कितना होता है? आप जो है आंसर हमारा क्या
120/80। जी बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषित इनमें कौन होता है? तो स्टोमेटा होता है, या पत्ती होता है, हरित लवक होता है, या जड़ होता है? जल्दी से जो है आप मुझे आंसर शेयर करेंगे, क्या होगा आंसर आपका? चलेंगे जल्दी से मुझे शेयर करेंगे आंसर कि प्रकाश संश्लेषी जो है इनमें कौन होता है? एस्टोमेटा होता है, पत्ती होता है, हरित लवक होता है, या जड़ होता है? जी आपने दिया है एस्टोमेटा, लेकिन आपके सामने यहाँ मौजूद है हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया जो है कि कहाँ पूर्ण होती है? अग्नाशय में होती है, बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, या ग्रास नली में होती है? पाचन की क्रिया जो है किसमें पूर्ण होती है? आप मुझे आंसर जो है जल्दी से शेयर करेंगे किसमें होती है? चलेंगे जल्दी से शेयर करेंगे किसमें होती है कि पाचन की क्रिया किसमें पूर्ण होती है। चलिए प्रोटोन ने आपने आंसर सही दिया है कि दम जो है आंसर सर आपने सही दिया है कि छोटी आंत में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सभी को हमारे ओर से क्या मैं बोलूं सबको कि मैं बोलूं आप सभी को कि थैंक यू। मैं क्या बोलूं आपको सभी को थैंक यू बोलूं, इसलिए बोलूं क्योंकि आप सभी ने अपना समय निकालकर मुझे दिया है।